हेलो। हेलो। आज बीकॉम प्रथम सेम के लिए जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें पहली यूनिट जिसमें प्रिपरेशन ऑफ जर्नल पर आज चर्चा करेंगे हम। मैं डॉक्टर पी.के. संसे, प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज महू से आया हूं और आप सबको चालू करने से पहले नमस्ते करता हूं। और चूंकि ये विषय अकाउंटेंसी वाला है, इसके लिए काफ़ी ध्यान की आवश्यकता होगी, इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा वो बहुत ज़्यादा तो दिखाई नहीं, हेडिंग हो रहते हैं, परंतु कुछ उस हेडिंग की गहराई वाली बातें कुछ मैं जो बताऊंगा उसको आप नोट भी कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपका बेसिक टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो जब तक आप कॉमर्स पढ़ेंगे, उसमें अकाउंटिंग में 6 सेम हो या फिर एमकॉम हो, तब तक आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो मैं चालू कर रहा हूँ मेरा टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल। हाँ, इसमें जर्नल वाली बात जो है, जैसे आप जानते हैं सभी लोग कि अकाउंटिंग की एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में सबसे पहले प्रारंभिक लेखा किया जाता है और प्रारंभिक लेखा जिस पुस्तक में किया जाता है वही होती है जर्नल। तो जर्नल की पुस्तक में हम बिजनेस के जो वित्तीय लेन देनों का लेखा करते हैं। इसमें जर्नल का अर्थ से अपन शुरुआत करें। जर्नल शब्द तो ये अंग्रेजी शब्द है, किंतु इसे हिंदी में पंजी या उर्दू में रोजनामचा भी कहते हैं। तो जर्नल से आशय होता है पुस्तक या पुस्तकों से है, जहां व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों का प्रारंभिक लेखा तारीखवार निश्चित नियमों के अनुसार किया जाता है। ये जर्नल का अर्थ है। हाँ, अब इसमें है ना, इस अर्थ में जर्नल की बहुत सारी विशेषताएं हमें मालूम पड़ती है। सबसे पहली बात यह कि जर्नल का या तो एक पुस्तक हो सकती है या अनेक पुस्तक हो सकती है। जब छोटा व्यवसाय होता है तो प्रारंभिक लेखा करने के लिए केवल एक ही पुस्तक का सहारा लिया जाता है, परंतु जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो सब्सिडियरी बुक्स भी रखना पड़ती है, तो अनेक पुस्तकें भी हो सकती है। हाँ, अब जर्नल का लेखा करने के लिए हमें बिजनेस के लेन देन देखना पड़ेंगे। हाँ, बिजनेस के लेन देन वैसे जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं वो वैसे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वित्तीय और एक होते हैं गैर वित्तीय, यानी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। हाँ, वित्तीय लेन देन को ही केवल जर्नल की पुस्तक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो थोड़ा ये समझ ले कि वित्तीय लेन देन हम किसे कहें। जैसे आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट एक पढ़ा होगा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा के माप की अवधारणा। तो कहा जाता है कि व्यवसाय में कोई भी लेन देन ऐसा हो जिसका हम मुद्रा में मूल्य माप सकते हैं, मुद्रा में मूल्य व्यक्त कर सकते हैं, तो ऐसे लेन देन को हम कहेंगे वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और जिन लेन देनों का मुद्रा में मूल्य व्यक्त नहीं किया जा सकता उसको नॉन फाइनेंशियल कहते हैं और उसका रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता है। जैसे कि कोई बहुत ही अच्छा मैनेजर किसी कंपनी का या संस्था का हार्ट अटैक के कारण उसकी डेथ हो जाती है, तो निश्चित रूप से उस संस्था को नुकसान तो उठाना पड़ेगा, परंतु उसका मूल्य मुद्रा में व्यक्त करना निश्चित नहीं है, नहीं किया जा सकता। इसके लिए इस घटना को रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता। जैसे हड़ताल की जाती है कर्मचारियों द्वारा, तो निश्चित रूप से नुकसान तो हो रहा है, परंतु मुद्रा में उसको आंका नहीं जा सकता, इसके लिए इसका भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो हमें एक बात पता चलती है कि जर्नल में केवल वे ही लेन देन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, यानी वित्तीय लेन देन। हाँ, अब दूसरी बात इसमें आती है
कि ये लेन देन हम रिकॉर्ड करेंगे जो वित्तीय हो, उनको तारीख वार रिकॉर्ड किया जाता है। जो पहले लेन देन हुआ उसको पहले, जो बाद में लेन देन हुआ उसको बाद में। और फिर एक बात आ रही है इसमें, निश्चित नियमों के अनुसार कोई भी लेन देन को रिकॉर्ड करना है तो उसकी हमें एक है ना एंट्री करना पड़ती है, प्रविष्टि। और वो प्रविष्टि करने के लिए कुछ नियम प्रयोग में लाए जाते हैं। इस तरह से ये जर्नल का अर्थ होता है कि जर्नल हम एक पुस्तक को या पुस्तकों के समूह को जर्नल का काम कह सकते हैं, जहां पे हम वित्तीय लेन देनों का प्रारंभिक लेखा निश्चित तारीखों के अनुसार निश्चित नियमों से करते हैं। हाँ, अब जैसे कि मैंने उधर अभी बताया आपको कि जर्नल का काम दो तरीके से किया जा सकता है, या तो एक ही पुस्तक की सहायता से या अनेक पुस्तकों की सहायता से ना। इसी को हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ जर्नल, यानी जर्नल के प्रकार क्या होते हैं। तो पहला जैसे जर्नल का प्रकार आ रहा है जनरल जर्नल, यानी सामान्य जर्नल। तो सामान्य जर्नल का मतलब यह है कि जब बिजनेस का स्वरूप काफी छोटा होता है और उसमें लेन देन की संख्या भी काफी कम होती है, तो प्रारंभिक लेखा करने के लिए लेन देनों का केवल एक ही पुस्तक से काम चल जाता है। तो केवल जर्नल रखा जाता है और जो भी लेन देन हो किसी भी प्रकार के, वो सभी एक ही पुस्तक में रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। तो ये हो गया जनरल जर्नल। दूसरा होता है स्पेशल जर्नल। तो विशेष जर्नल की आवश्यकता तब पड़ती है जब बिजनेस का क्षेत्र बढ़ता जाता है और बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होने लगते हैं, और बहुत सारे लेन देन और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है और वेराइटी के लेन देन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ही जर्नल की पुस्तक अगर रखी जाए तो एक ही व्यक्ति वो सबको करने में उसको परेशानी आने लगती है। इसके लिए जर्नल का विभाजन कर देते हैं, सब डिवीजन या बोलते हैं इसको, सब्सिडियरी बुक्स रखते हैं, सहायक पुस्तकें। तो इसमें फिर स्पेशल जर्नल के अंतर्गत आपके 8 पुस्तकों की सहायता ली जाती है, जिसमें सबसे पहली कैश बुक है जिसमें नगद व्यवहार लिखे जाते हैं, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, ये 4 पुस्तकें हैं माल संबंधी। और उसके बाद 2 पुस्तकें हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक, ये बीआर संबंधी है ना, बीआर और बिल्स पेबल। और जर्नल प्रॉपर जो ये ऊपर की 7 पुस्तकों में नहीं आता, उसको 8वें में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि रोज रोज जो रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल का, वो या तो एक पुस्तक में किया जाता है, छोटा बिजनेस हो तो उसको क्या कहेंगे, जनरल जर्नल। और यदि बिजनेस बहुत बड़ा होता है तो हर विशिष्ट व्यवहार के लिए अलग अलग पुस्तकें रख दी जाती है, तब कहा जाता है कि वहां पे स्पेशल जर्नल अपनाया जा रहा है, सब्सिडियरी बुक्स रखी जा रही है। यह कहा जा सकता है कि जर्नल का सब डिवीजन कर दिया गया, जर्नल का उप विभाजन कर दिया गया। अब हम ना आज का जो अपना काम है उसमें हम केवल जनरल जर्नल को ही पढ़ेंगे, और अगला कल का एक लेक्चर और है जिसमें ये स्पेशल जर्नल में सभी सहायक पुस्तकों को पढ़ेंगे। तो आज अपन जनरल जर्नल से काम चालू करते हैं। जनरल जर्नल, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जब बिजनेस बहुत छोटा होता है, ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं, तो जर्नल के काम के लिए जो भी वित्तीय लेन देन रोज रोज घट रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए केवल एक ही पुस्तक रखी जाती है ना। इसे कहते हैं जनरल जर्नल। अब इसमें किया क्या जाता है, तो बोले जनरल जर्नल में, सामान्य जर्नल में वित्तीय लेन देनों का प्रारंभिक लेखा पंजी प्रविष्टियां, जर्नल एंट्रीज के द्वारा किया जाता है। मतलब जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं उसमें एक हमें एंट्री बनानी पड़ती है, पंजी प्रविष्टि, जनरल एंट्री, जिसमें कोई ना कोई खाता डेबिट किया जाता है और कोई ना कोई खाता क्रेडिट किया जाता है। अब डेबिट और क्रेडिट करने के नियम क्या है ये हमें समझना पड़ेगा ना। पंजी प्रविष्टियां करने के कुछ नियम होते हैं। तो जनरल जर्नल में जब भी किसी व्यवहार का हमें लेखा करना पड़े तो हमें करना पड़ेगी पंजी प्रविष्टि यानी जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री के नियम होते हैं। तो ये नियम 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है। जर्नल के नियम जो होते हैं पंजी प्रविष्टियां करने के, उसमें कुछ नियम जो 2 टाइप में बांटा गया है इसको। पहला है प्राचीन नियम। प्राचीन मतलब ओल्ड रूल्स, जो मतलब पुराने समय से चले आ रहे हैं। तो ओल्ड रूल्स में समझने के लिए इसके 3 भाग है। और आधुनिक नियम, कुछ मॉडर्न रूल्स भी है जिसके द्वारा भी आप पंजी प्रविष्टियां, जनरल एंट्रीज बना सकते हैं। इसके 2 भाग हैं, ये दोनों भी अपन आगे सीखेंगे। तो अब जनरल के नियम में हम समझने जा रहे हैं प्राचीन नियम।
हाँ, ये प्राचीन नियम के बारे में जैसा अकाउंटेंसी को पढ़ने वाले सभी लोग ये जानते हैं कि ये दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम ये खोजी गई थी 1494 में। और 1494 में लुकास पेसिओली के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये लुकास पेसिओली ने इसे इटली के वेनिस शहर में खोजा था। और तब से ये अभी तक चली आ रही है। जो नियम उन्होंने खोजे थे एंट्रियों के, वो नियम अभी तक चले आ रहे हैं। और इन नियमों से अभी भी पंजी प्रविष्टियां बनाई जा रही है। परंतु इन नियमों से पंजी प्रविष्टियां या जनरल एंट्री बनाने के लिए हमें पहली एक जानकारी बहुत आवश्यक है कि ये खातों के प्रकार की जानकारी जरूरी रहती है। तो खाते कितने प्रकार के होते हैं, जब तक अगर ये हम नहीं समझ ले तो ये प्राचीन नियमों के अनुसार कौन सा खाता डेबिट करना पड़ेगा और कौन सा खाता क्रेडिट करना पड़ेगा, इसकी जानकारी तभी हमें मिल सकेगी। तो ये प्राचीन नियम हमें समझ में आ रहे हैं जो लुकास पेसिओली द्वारा खोजे गए थे डबल एंट्री सिस्टम, तब से लेकर आज तक चले आ रहे हैं। और उनसे डेबिट और क्रेडिट करने के नियम हमें क्लियर होते हैं। तो अब हम और इसको जानने के लिए हमें खातों के प्रकार जानना आवश्यक है। तो खातों के प्रकार पहले समझ लेंगे तो हमें सुविधा हो जाएगी समझने में कि डेबिट क्रेडिट के नियम क्या है। तो ये देखिए आप, टाइप्स ऑफ अकाउंट हमें पहले क्लियर करना है। तो ऐसा कहा जाता है जब भी हम जनरल एंट्री बनाते हैं तो एक बात बहुत आधारभूत होती है कि हम अपने आप को व्यवसाय समझें, हम अपने आप को व्यापार समझें। हम अपने आप को व्यापार समझकर ही एंट्री करें कि व्यापार के साथ जो भी लेन देन हो रहे हैं, किसी के भी जो भी व्यक्ति लेन देन कर रहे हैं, वस्तुएं आ रही जा रही हैं, खर्चे हो रहे हैं, इनकम हो रही है, सब व्यापार में हो रहा है। तो हमें अपने आप को व्यापार मानकर सोचना चाहिए, तो हम सभी जनरल प्रविष्टियां बिल्कुल सही सही बना सकेंगे। तो पहले हमें समझ लें कि व्यापार में जितने भी खाते खोले जाते हैं, जो भी खाते व्यापार को प्रभावित करते हैं अपने व्यवहारों से, वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है आपका पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। दूसरा है आपका रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। इसमें है ना वस्तु के खाते आते हैं, वस्तु संपत्ति के। पहले वाले में व्यक्ति के खाते आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाते, जिसमें खर्चे, हानि, इनकम और लॉस के खाते आते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने जाएंगे। व्यक्तिगत खाता क्या होता है, इसमें शामिल किन किन मदों को किया जाता है और इस पर डेबिट क्रेडिट करने के क्या रूल है। फिर रियल अकाउंट में क्या क्या शामिल होता है और वहां पर डेबिट और क्रेडिट करने के क्या नियम हैं। और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या शामिल होता है और वहां पर डेबिट और क्रेडिट करने के क्या नियम है ना। तो ये हम व्याख्या किसकी कर रहे हैं, प्राचीन रूल्स की ना, पुराने नियम। तो हम एक एक खाते को लेके चालू करते हैं काम। सबसे पहला खाता है व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट्स। हाँ, पर्सनल अकाउंट्स में कौन कौन से खाते शामिल होते हैं, इसको जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट भी कितने टाइप का होता है ना। पर्सनल अकाउंट के भी 3 भाग किए जाते हैं, 3 टाइप होती है। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट में आते हैं प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते, अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन। हाँ, अब नेचुरल पर्सन मतलब उन्हें कहते हैं जिन्होंने अपने माता पिता के यहाँ जन्म लिया है। मतलब चलता फिरता जो व्यक्ति है, चाहे जो भी नाम हो उसका, राम, मोहन, सोहन, जो भी, तो इनके खाते इसमें आएंगे। तो प्राकृतिक व्यक्तियों में सभी लोगों के खाते आएंगे, चलते जीवित व्यक्तियों के। इसके बाद कृत्रिम या कानूनी व्यक्ति के खाते, अकाउंट्स ऑफ लीगल पर्सन कह सकते हैं या अकाउंट्स ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन कह सकते हैं। हाँ, आप थोड़ा ये समझ लें कि ये कृत्रिम या कानूनी व्यक्ति उन्हें कहते हैं जो संस्थाएं होती है, व्यक्तियों का समूह संस्था होता है और वो संस्था का रजिस्ट्रेशन वगैरह किसी कानून के अंतर्गत जब होता है तो वह संस्था अस्तित्व में आ जाती है। और ये संस्था भी हमारे व्यापार से क्या कर सकती है, व्यवहार। तो जो भी संस्था है, तो इसमें अपन कहेंगे कि पार्टनरशिप फर्म आ सकती है ना, कोई क्लब आ सकता है, कोई महाविद्यालय आ सकता है ना, सभी प्रकार के ट्रस्ट आ सकते हैं, सभी प्रकार की सरकारें आ सकती है, बैंकिंग कंपनियां आ सकती है, बीमा कंपनी आ सकती है। तो इसमें सभी संस्थाओं के खाते आएंगे। तो जब भी ये संस्थाएं हमारे व्यापार के साथ व्यवहार करेगी तो फिर हमें उसे डेबिट क्रेडिट कैसे करना, ये पर्सनल अकाउंट के माध्यम से होगा। तीसरा होता है प्रतिनिधि व्यक्ति के खाते।
प्रतिनिधि व्यक्ति के खाते जो होते हैं, इसमें मूल रूप से 3 बातों पे ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला, बिजनेस का मालिक, ऑनर, व्यवसाय का स्वामी जो होता है, उसका नाम से कोई खाता कभी नहीं खोला जाता। उसके लिए 2 खाते प्रयोग में लाए जाते हैं। एक खाता होता है जब जब भी वो बिजनेस में कुछ देता है व्यापार का मालिक, तो उसका रिप्रेजेंट करने वाला खाता होता है कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट जो है, व्यापारी का जब भी कुछ भी बिजनेस में देगा तो उसको कैपिटल कहा जाता है। तो कैपिटल अकाउंट ये रिप्रेजेंटेटिव खाता हुआ। दूसरा, व्यापार से जब भी व्यापारी कुछ भी लेगा, व्यापार की चीज जब व्यापारी अपने घर ले जाता है, तो वो उसके लिए फिर एक रिप्रेजेंटेटिव खाता और खुलता है जिसे कहते हैं ड्राइंग्स अकाउंट, है ना, आहरण खाता। कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। तो सबसे पहला हो गया, इसमें 3 पॉइंट आते हैं, एक तो ऑनर्स वाला, एक एक्सपेंसेस और एक इनकम। तो प्रतिनिधि व्यक्तियों के खातों में हम 6 खाते शामिल कर सकते हैं। तो बिजनेस के मालिक को रिप्रेजेंट करने वाले 2 खाते होते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट, वो तब खोला जाता है जब जब भी व्यापारी अपने घर से व्यापार में कुछ भी देता है, चाहे नगद चीज दे, चाहे वो कोई संपत्ति ले आए बिजनेस में, तो कैपिटल। और जब जब भी वो बिजनेस की कोई चीज अपने घर ले जाएगा तो ड्राइंग अकाउंट उसको रिप्रेजेंट करता है। तो पहला हो गया ये ऑनर्स के हिसाब से प्रतिनिधि व्यक्ति खाते में। दूसरा होता है जो खर्चे, कभी खर्चों का हिसाब भविष्य में होना बाकी है तो फिर वो खर्चे का खाता पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि सैलरी, ये सैलरी अकाउंट एक खर्चे का खाता है, ये नॉमिनल अकाउंट है। परंतु यदि सैलरी चुकाना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये फिर पर्सनल अकाउंट हो जाता है। और सैलरी यदि एडवांस में चुका दी गई, प्रीपेड सैलरी, तो भी ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो कौन सा पर्सनल अकाउंट होगा, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी नॉमिनल अकाउंट में जब एक्सपेंसेस का कोई भी खाता हो, उस एक्सपेंसेस के खाते से पहले यदि हम आउटस्टैंडिंग शब्द उपयोग कर ले, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या एक्सपेंसेस शब्द से पहले हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड शब्द यूज कर ले, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो फिर वो एक्सपेंसेस का खाता नॉमिनल अकाउंट से बदल कर पर्सनल अकाउंट हो जाता है। मतलब इसका क्या है, भविष्य में हमें देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमें व्यक्तिगत खाते में जीते जाते व्यक्तियों के जो खाते होते हैं वो नेचुरल पर्सन के खाते, जितनी संस्थाएं व्यापार से व्यवहार करती है उन संस्थाओं के खाते कृत्रिम व्यक्ति वाले कहलाते हैं। और प्रतिनिधि व्यक्ति के खाते में कैपिटल अकाउंट आता है, ड्राइंग्स अकाउंट आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट आता है, और इनकम के फिर 2 खाते और होते हैं। इनकम यदि आपको लेना बाकी है, भविष्य में लेना है किसी से इनकम, कमा तो ली गई मगर लेना बाकी है, तो एक्रूड इनकम। और कोई इनकम हमको एडवांस में मिल गई है तो प्री रिसीव्ड इनकम कहें या अनर्ड इनकम कहें, ये तो इनकम के 2 चीजें हो गई। ये भी आपका पर्सनल अकाउंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, अब थोड़ा सा आगे ये सीखना है कि हमें मालूम पड़ गया कि व्यक्तिगत खातों में क्या क्या आता है। अब हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि व्यक्तिगत खाते को कब डेबिट करना किया जाए और कब क्रेडिट। तो ये नियम देख लीजिए, प्रविष्टि हेतु नियम, और ये नियम मैं बता रहा हूं किसका, पर्सनल अकाउंट्स का। और पर्सनल अकाउंट में 3 प्रकार के खाते शामिल होते हैं। तो इसमें नियम बनता है, इंग्लिश में कहा जाता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, है ना। हिंदी में कहते हैं पाने वाले को डेबिट कीजिए और देने वाले को क्रेडिट कीजिए। इस नियम के हिसाब से हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। कोई भी जैसे व्यक्ति है और व्यापार से वो पाता है तो हम उसे डेबिट कर देंगे। जैसे राम को व्यापार भुगतान कर रहा है तो राम पाने वाला हुआ तो राम का खाता डेबिट कर दिया जाएगा। मोहन से व्यापार में भुगतान प्राप्त हो रहा है, मोहन देने वाला हुआ, उसका खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो डेबिट करना है जब वो रिसीवर होता है व्यक्ति, क्रेडिट करना है जब वो गिवर होता है। तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट तो पाएगा किससे, वो व्यापार से, और देगा भी किसको, वो व्यापार से ही व्यवहार होगा तो ही बिजनेस में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हमारा पहला पर्सनल अकाउंट का नियम खत्म होता है। हाँ, अगला है हमारा रियल अकाउंट। पहला हमारा पर्सनल अकाउंट में जो नियम बना है वो व्यक्तियों पे लगता है। दूसरा हमारा रियल अकाउंट का मतलब वास्तविक खातों को हम कह सकते हैं वस्तु के खाते हैं। वस्तु, तो व्यापार में वस्तु का आना भी होता है और व्यापार में वस्तु का जाना भी होता है।
व्यापार में वस्तु का आना सामान्यतया खरीद कर होता है और वस्तु का जाना सामान्यतः वस्तु को बेचने से होता है। तो इसमें इनको वास्तविक खाते में भी दो प्रकार की चीजें आती हैं। पहला है दृश्य वस्तुएं या संपत्तियां जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है, इंग्लिश में कहते हैं टेंजिबल आइटम्स या टेंजिबल असेट्स, जिसमें कैश एक संपत्ति है, ये संपत्तियों खाते आते हैं। कैश है, लैंड एंड बिल्डिंग है जिन्हें सब आंखों से देखा जा सकता है, प्लांट एंड मशीन है, फर्नीचर है, और गुड्स यानी माल। हाँ, अब इसमें जैसे आपका कैश जो है बस उसको खरीदा नहीं जाता, बाकी लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, फर्नीचर, गुड्स और भी ऐसी चीजें जो व्यवसाय में आप खरीद सकते हो वो सभी संपत्तियां, तो ये खरीदने से व्यापार में आती है और बेचने से व्यापार से जाती है। यह संपत्ति की जो कमी होती है, कीमत कम होती है, तो उससे भी क्या है, जाना ही मान लिया जाता है। हाँ, दूसरे प्रकार के अदृश्य वस्तुएं और संपत्तियां, हम बिजनेस में कभी कभी गुडविल भी खरीदते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये भी खरीदते हैं। तो खरीदने से इनका आना होता है और जब इसे बेच दिया जाता है तो इनका जाना होता है, या इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाए तो भी इनकी कीमत कम होती है, तो वो जाना ही माना जाता है। तो वास्तविक खातों में एक बात पता चलती है कि वस्तु के खाते आते हैं, और वस्तु मतलब संपत्तियां ही हुआ। तो व्यापार में संपत्तियां या तो आती है या जाती है, इसको ध्यान में रख के नियम बनाया गया है। तो रियल अकाउंट में प्रविष्टि करने के नियम बनेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है व्यापार में उसे हम डेबिट करेंगे, और जो जाता है उसे व्यापार में, जब व्यापार से जो जाता है उसे हम क्रेडिट करेंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले सकते हैं कि हम फर्नीचर खरीदते हैं नगद, तो फर्नीचर नाम की संपत्ति आपके व्यापार में आ रही है, तो आने वाले को डेबिट करना है, और फर्नीचर का नगद भुगतान कर रहे हैं तो कैश नाम की संपत्ति व्यापार से जा रही है, इसके लिए उसे क्रेडिट किया जाएगा ना। तो ये दूसरा खाता आपका होता है वास्तविक खाता, जिसमें वस्तुओं पे लगता है, संपत्तियों पे लगता है ये खाता नियम, और जब भी ये व्यापार में संपत्तियां या वस्तुएं आए तो हम उसे डेबिट कर दें, और व्यापार से जाएं तो हम उसे क्रेडिट कर दें ना। और पर्सनल अकाउंट में हमने सीख लिया है कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कर दें और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कर दें। अब तीसरा खाता आपका आता है अवास्तविक या नाम मात्र खाते, नॉमिनल अकाउंट्स। हाँ, पहला अपना व्यक्तियों से संबंधित था, दूसरा था हमारा वस्तुओं से संबंधित, संपत्तियों से संबंधित। तो तीसरा खाता जो है, ये जब भी हमारे पास कोई राशि हम पेमेंट भुगतान किसी को करते हैं तो वो खर्चा का हम कुछ नाम रख देते हैं ना, इसको बोला ना नाम मात्र खाते। जैसे मेरे पास अगर 10,000 रुपये पड़े हैं और वही 10,000 अगर मैं पेमेंट कर दूं किसी मजदूर को, तो उसका नाम हो जाएगा वेजेस। तो ये नाम रख दिया हमने, पेमेंट का नाम रख दिया। किसी कर्मचारी को पेमेंट कर दूं तो उसका नाम हो जाएगा सैलरी, है ना। अगर मैं किसी का मकान उपयोग करता हूं उसको पेमेंट कर दूं तो उसका नाम हो जाएगा रेंट। मतलब क्या हो जाएगा, ये खर्चे जब भी हम करते हैं तो जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं उनके नाम रख देते हैं। तो जो भी खर्चे हैं और जो भी हानियां हैं, तो ये जैसे वेजेस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, खर्चे। फिर कुछ हानियां होती है, जैसे डिस्काउंट। जब हम लोगों को माल बेचते हैं और उनसे जितना पैसा लेना है उससे कम मिलता है, किसी से उधार माल बेचा 10,000 रुपये लेना, उसने 9,000 रुपया ही दिया, तो 1,000 रुपया डिस्काउंट हो गया। और कुछ पैसे अगर उसने दिए ही नहीं, डुबाई दिए, तो वो बेड डेट्स, ये भी नुकसान हो गया। हाँ, और डेप्रिसिएशन भी एक हानि है। जितना भी हम संपत्तियों का उपयोग, स्थायी संपत्ति का उपयोग करते जाते हैं तो उसकी कीमत कम होती जाती है, तो डेप्रिसिएशन भी एक हानि है। तो ये खर्चे और हानियों के खाते इसमें आते हैं, और आय और लाभ के खाते भी इसमें आते हैं। जिस तरह से हम पेमेंट करते हैं, ऐसे पेमेंट हमको मिलता है, यदि जैसे रेंट हमें प्राप्त हुआ तो ये रेंट हमारी एक इनकम है। इंटरेस्ट हमें प्राप्त हुआ है ना, तो ये भी हमारी एक इनकम है। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब हमारी आय है। और कभी हमें अगर डिस्काउंट मिला, मतलब किसी को हमें जो पेमेंट करना था उससे हम कम पेमेंट कर रहे हैं, किसी से हम माल खरीदते हैं 10,000 का और 10,000 पेमेंट के बजाय हम 9,500 ही पेमेंट करते, तो 500 रुपये हमें फायदा होता है, जिसे कहते हैं कि डिस्काउंट मिला आपको। इसी तरह से आपको बेड डेट्स अगर मिल जाता है, बेड डेट्स रिकवर्ड, बेड डेट्स अगर आपको मिलता है, बेड डेट्स का वापस मिलना, ये भी एक प्रकार का लाभ है। हाँ, अब इसमें भी हम कि कब हम इन खातों को डेबिट करें और कब हम इन खातों को क्रेडिट करें। तो इसमें जो नियम बनता है उसको
कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कि सभी खर्चों को और हानियों को हम डेबिट करेंगे और सभी आय को और लाभों को हम क्रेडिट करेंगे। तो इस हिसाब से आपके ये प्राचीन नियम जो है वो समाप्त होते हैं, जिसमें हमने 3 बातें सीखी है। व्यक्तिगत खाते के नियम समझे हैं कि डेबिट क्रेडिट कब करना, वास्तविक खाते के नियम समझे हैं कि डेबिट क्रेडिट कब करना, और ये अवास्तविक या नामात्र खाते के नियम समझे हैं कि डेबिट क्रेडिट कब करना ना। तो मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं फिर से। पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति पाता है तो डेबिट करें, व्यक्ति देने वाला है तो क्रेडिट करें। रियल अकाउंट में वस्तुएं अगर व्यापार में संपत्तियां या वस्तुएं आती है तो उसे डेबिट करें, और व्यवसाय से जाती हैं तो उसे क्रेडिट करें। और तीसरा है, अगर बिजनेस में खर्चे हो रहे हैं या हानियां हो रही है तो उसे डेबिट करें, और अगर आय और लाभ हो रहा है तो उसे क्रेडिट करें ना। तो ये हमारे प्राचीन नियम हैं जिससे हम जनरल एंट्री बनाते हैं। हाँ, अब अगला है, इस दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं जो हमें सरल लगे। तो प्राचीन नियम है। अब एक ये सभी प्राचीन नियमों को मिलाकर कुछ आधुनिक नियम बनाए गए हैं। ज्यादातर अभी फॉरेन में जो जर्नल एंट्री बनाई जा रही है वो ये मॉडर्न रूल्स ही बनाते हैं, वो आधुनिक नियमों से बनाते हैं। वैसे ये आधुनिक नियम है ना, वो प्राचीन नियमों को मिक्स करके ही बनाए गए हैं, परंतु ये आधुनिक नियम से थोड़ी सरलता से जर्नल एंट्री सोची जा सकती है। तो इसे हम सीखते हैं कि जब भी हमें किसी व्यवहार की जर्नल प्रविष्टि बनानी हो तो आधुनिक नियम के हिसाब से कब हम उन्हें डेबिट करें और कब हम उन्हें क्रेडिट करें, इसके लिए 2 भाग बनाए गए हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। पहला जो भाग है इसमें 3 चीजों को शामिल किया गया है, संपत्तियां, खर्च और हानियां। संपत्ति, खर्च और हानियां, असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसमें जो नियम बनता है कि ये संपत्ति, खर्चे और हानि व्यवसाय में बढ़ भी सकते हैं और व्यवसाय में घट भी सकते हैं। तो इनके बढ़ने और घटने के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट के नियम बनाए गए हैं। तो पहला नियम है ये कि डेबिट व्हेन इंक्रीज, बढ़ने पर डेबिट करो। इन्हें कहा जाता है कि जब संपत्ति बढ़ जाए व्यवसाय में, या खर्चे बढ़ें या हानियां बढ़े, संपत्तियां, खर्चे और हानियां जब भी बढ़ती है तो हम उनका खाता डेबिट करेंगे। और क्रेडिट व्हेन डिक्रीज, घटने पर क्रेडिट करो। संपत्ति में कमी हो जाए या खर्चों में कमी हो जाए या हानियों में कमी हो जाए, जब ये कम होते हैं तो इन्हें क्रेडिट किया जाएगा। तो इस नियम से भी आप है ना आसानी से जनरल प्रविष्टियां बना सकते हैं। इसके बाद इसका विपरीत जो दूसरा भाग है उसमें इसके नियम विपरीत हो जाते हैं। संपत्ति के का विपरीत होता है दायित्व, खर्च का विपरीत होता है आय, और हानियों का विपरीत होता है लाभ। तो दायित्व, आय और लाभ पर जो जनरल एंट्री बनाने के नियम हैं वो पिछले वाले नियम के अपोजिट है। जैसे संपत्तियां, खर्चे और हानियां जब बढ़ती है तो हम डेबिट करते थे, परंतु यहां पे देखिए आप कि दायित्व, आय और लाभ जब घटेंगे तो डेबिट होगा। तो दायित्व, आय और लाभ के कम होने पर इन्हें डेबिट किया जाएगा, और जब दायित्व, आय और लाभ बढ़ेंगे तो इन्हें क्रेडिट किया जाएगा, है ना। असेट्स के विपरीत सब काम है ना। खर्च, संपत्तियां, खर्च और हानियां में जो नियम लगता था उसका उल्टा नियम है यहाँ। तो आधुनिक नियम आपका शार्ट में क्या बन जाता है कि संपत्तियां, खर्चे और हानियां जब जब भी बढ़े तो उन्हें डेबिट किया जाए, और जब जब भी ये घटते हैं तो उन्हें क्रेडिट किया जाए। दायित्व, आय और लाभ में उल्टा नियम करना है कि जब जब भी ये मतलब घटती है तो डेबिट किया जाए, और जब जब भी ये बढ़ते हैं तो उन्हें क्रेडिट किया जाए। तो इस तरह से ये नियम अपने होते हैं आधुनिक नियम। आप कोई से भी नियम लगाकर जनरल एंट्री बना सकते हैं। हाँ, अब हम जब भी जर्नल एंट्री करते हैं तो इसका एक फॉर्मेट होता है। नियम हमने समझ लिए हैं, अब हम कुछ व्यवहार लेंगे और व्यवहार लेकर जनरल प्रविष्टियां कैसे बनती है, कैसे करते हैं, उसको समझेंगे। तो एक फॉर्मेट में एक एंट्री का एग्जाम्पल लिया है, और फिर बाद में व्यवसाय में होने वाले विभिन्न व्यवहारों के बारे में हम सोच विचार करके एंट्रीज बनाएंगे। तो हमको आज ही सीखना है कि हर व्यवहार की एंट्री हमसे बन जाना चाहिए। कोई भी व्यवहार की एंट्री बनने में रुकावट नहीं आना चाहिए। तो अब एक पहला ये, जब भी हम एंट्री करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट को देख लीजिए।
जब भी किसी व्यवहार की जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है तो कुछ कॉलम हमें तैयार करना पड़ते हैं। तो कॉलम सबसे पहले होता है डेट का, कि जिस तारीख को व्यवहार किया जा रहा है वो तारीख हमें डालना है। हाँ, तारीख डालने में सावधानी सबसे महत्वपूर्ण रहती है कि सबसे पहले वर्ष लिखा जाता है। जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा कि 2014 में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो 2014 वर्ष पहले लिखना। फिर दूसरा नंबर उसके नीचे आता है माह, कि वो किस माह से संबंधित है। तो माह जैसे जुलाई लिया हमने, और फिर वो किस तिथि से संबंधित है। तो जब भी हम डेट डालें तो इसका क्रम यही रहेगा, पहले वर्ष लिखना है, फिर माह लिखना है और फिर तिथि लिखना है। हाँ, तो पहला कॉलम डेट का रहेगा। दूसरा कॉलम हमारा रहता है पर्टिकुलर्स। इसमें हमें विवरण देना है कि किस खाते को हम डेबिट कर रहे हैं और किस खाते को हम क्रेडिट कर रहे हैं, और उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। तो अभी अपन सोचेंगे इसको। तीसरा कॉलम रहता है LF, जिसको कहते हैं लेजर फोलियो। हाँ, ये हमारा काम जर्नल का है, परंतु जो खाते हम जनरल एंट्री के यहाँ डेबिट और क्रेडिट करते हैं उनके अकाउंट ओपन होते हैं लेजर में, जिसको कहते हैं खाता बही। तो लेजर फोलियो का मतलब रहता है खाता बही का पृष्ठ क्रमांक, कि जो भी खाता यहाँ, जैसे यहाँ कैश अकाउंट या कैपिटल अकाउंट आपको खुला हुआ दिख रहा है, तो ये कैश अकाउंट को हमने लेजर की पुस्तक में किस पेज पर खोला है वो नंबर आता है। कैपिटल अकाउंट भी लेजर की पुस्तक में हमने किसी न किसी पेज पर खोला है तो उसका पृष्ठ क्रमांक आता है। तो लेजर LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, और हिंदी में उसे कहा जाता है खाता बही का पृष्ठ क्रमांक। फिर अमाउंट के दो कॉलम होते हैं। जो खाता हम डेबिट कर रहे होते हैं उसका अमाउंट हमें डेबिट में लिखना होता है, और जो खाता हम क्रेडिट कर रहे होते हैं उसका अमाउंट हमें क्रेडिट में लिखना होता है। ये जो जनरल प्रविष्टि आपको नजर आ रही है, ये जनरल प्रविष्टि 5 लाख रुपयों की है। इसका जो ट्रांजैक्शन था वो था कि एक व्यापारी ने 5 लाख रुपए लगाकर, कैश लगाकर व्यापार चालू किया। अब इसको हम समझना चाहते हैं हमारे नियमों के माध्यम से। जैसा कि आपने प्राचीन नियम देखे, तो हमें जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। अगर व्यापारी व्यापार में 5 लाख रुपए की राशि दे रहा है, इसका मतलब यह है कि व्यापार में कैश आ रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कैश किस प्रकार का खाता है। जो कैश है ये हमारा रियल अकाउंट है। जैसे हमने भी समझा कि कैश एक संपत्ति है, तो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट के नियम उस पर लगेंगे पहले, है ना। तो रियल अकाउंट में हमने अभी अभी नियम सीखे थे कि रियल एंड संपत्तियों पे जब भी व्यवसाय में संपत्तियां आती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और जब भी व्यवसाय से संपत्तियां जाती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। जब व्यापारी व्यापार में कैश लाता है तो कैश का आना हो रहा है, इसके लिए हमें कैश को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो ये देखो एंट्री में देखिए कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है। हाँ, दूसरा है कि जब व्यापारी व्यापार में पैसे दे रहा है, तो अभी अभी मैंने समझाया था आपको, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो व्यापारी जो ऑनर होता है उसके खाते दो होते हैं बिजनेस में, एक कैपिटल होता है और एक ड्राइंग्स होता है। तो व्यापारी जब कुछ भी बिजनेस में देता है हम उसे कैपिटल के नाम से जानते हैं, तो हम उसका खाता खोलेंगे कैपिटल, है ना। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट। हाँ, पर्सनल अकाउंट के भी नियम हमने अभी समझे थे कि यदि पर्सन पाने वाला होता है तो उसे हम डेबिट कर दें, और पर्सन यदि देने वाला होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, है ना। इस व्यवहार में व्यापारी के द्वारा व्यापार में 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, मतलब दिए जा रहे हैं। तो व्यापारी यहां पर व्यापार को 5 लाख रुपए दे रहा है, और हमारा नियम है पर्सनल अकाउंट का पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करें और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। दे रहा है तो हमें उसे क्रेडिट करना है, और व्यापारी का नाम न लिख के हम उसका रिप्रेजेंटेटिव खाता कैपिटल लिखते हैं, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया है। तो इस तरीके से आपका एक फॉर्मेट, एक एंट्री मैंने ना एग्जाम्पल के रूप में ये बताई है। अब हम थोड़ा सा अभ्यास करना चाहेंगे। तो व्यापार में होने वाले विभिन्न व्यवहारों की एंट्री कैसे सोचना, क्या करना, उस बात को मैं बताने जा रहा हूं। इस फॉर्मेट में एंट्री की जाएगी। बस एंट्री को हम आप उसमें है ना सोचेंगे, और आप चाहो उसको लिख लीजिए ना। तो मैंने कुछ व्यवहार बनाए हैं, तो इसमें लगभग सभी बिजनेस के व्यवहार आ जाते हैं। अगर आप इनको ध्यान से समझ लेंगे तो हर एंट्री व्यवहार, किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री आप हमेशा राइट करेंगे। तो हम इसको समझने जा रहे हैं, ध्यान से आप इसको सुन लीजिए।
व्यापार में जितने भी व्यवहार होते हैं और हम केवल वित्तीय व्यवहारों का लेखा ही करते हैं, तो व्यवहारों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्वामी से व्यवहार, कि व्यापार और व्यापारी ये दोनों को अलग अलग समझा जाता है ना। अकाउंटिंग में आप एक कॉन्सेप्ट भी जानते होंगे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। व्यापारी को व्यापार से अलग समझा जाता है। तो जब जब भी व्यापारी व्यापार के साथ व्यवहार करता है, उसे एक अलग ही पक्ष मानकर हम व्यवहार करते हैं कि वो पाने वाला है, देने वाला है, ऐसा सब सोच के व्यवहार एंट्री करेंगे हम उसके। तो स्वामी से व्यवहार वाली बातें इसमें आएगी। फिर दूसरा है माल संबंधी व्यवहार, तो माल का बिजनेस में आना जाना होता है और विभिन्न प्रकार के माल के व्यवहार है, तो सबकी एंट्री कैसे करें वो इसमें सीखने को मिलेगी। तीसरा बैंक संबंधी व्यवहार, व्यापार के द्वारा बैंक से भी विभिन्न प्रकार के बहुत सारे व्यवहार होते हैं, उनकी एंट्री कैसे की जाए वो सीखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो बचे व्यवहार है वो अन्य व्यवहार में आएंगे। तो हम एक एक व्यवहार को डिटेल में समझना चाहते हैं और एंट्री उसकी कैसे करेंगे ये सीखना चाहते हैं। तो अब अपन सबसे पहला व्यवहार जो है स्वामी से व्यवहार को अपन डिटेल में समझते हैं। आप लोग ये जितने भी व्यवहार बनते मैंने यहाँ लिख लिए हैं, इसके अलावा भी आपके जो बाद में प्रश्न होंगे वो सब मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप अपने प्रश्न सोचते जाइए। तो अब हम जा रहे हैं कि एक व्यापार का मालिक जब व्यापार के साथ व्यवहार करता है तो वो कौन कौन से व्यवहार करता है और उन व्यवहारों की एंट्री व्यापार की पुस्तकों में कैसे की जाएगी। जो हमने अभी नियम समझे उन नियमों का सहारा लेके हम एंट्री करेंगे ना। तो अब थोड़ा ध्यान से और जो जो चीजें अच्छी लगती जाए उसे नोट करते जाइए आप, तो आपको काफी फायदा होगा। सबसे पहला है व्यापार का जो मालिक होता है वो रोकड़ या अन्य संपत्तियां व्यापार में या तो लाता है या व्यापार से ले जाता है। ये दो व्यवहार होते हैं, रोकड़ या संपत्तियां व्यापार में व्यापारी के द्वारा लाना या उसके द्वारा ले जाना। तो अपन पहला देखते हैं कि जैसे एक तो हमने सीख ही लिया है कि व्यापार का मालिक अगर रोकड़ व्यापार में लाता है, व्यापार का एक बात बिल्कुल क्लियर जो हमको पता चल चुकी है कि व्यापार के मालिक से व्यापार का जब भी व्यवहार होगा, एंट्री में 2 खाते हमें प्रयोग करना पड़ेंगे। जब जब भी व्यापारी व्यापार में कुछ भी देगा, जिससे कि व्यापार में कुछ वृद्धि हो जाएगी, संपत्तियों में कुछ न कुछ बढ़ जाएगा, व्यापार में घर से कुछ चीज आ जाएगी व्यापारी के और व्यापार में आ जाती है, तो हम उसका एक ही नाम रखेंगे कैपिटल। वो देगा, देने वाले को क्रेडिट करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही करना है। एक दूसरा होगा कि व्यापारी व्यापार से कुछ ले जाएगा, यूं कहें कि व्यापार का राशि व्यापारी के लिए खर्च हो गई तो भी ये ले जाना ही हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब व्यापार में कुछ संपत्ति कम होने लगेगी और उसके निजी कामों के लिए खर्च होने लगेगी व्यापारी के, तो ये व्यापारी और व्यापार का व्यवहार हुआ। तो इसमें हमें ड्राइंग्स अकाउंट का उपयोग करना है। तो व्यापार और व्यापारी के जितने भी व्यवहार होंगे उसमें 2 अकाउंट का उपयोग होगा, एक होगा कैपिटल अकाउंट और एक होगा ड्राइंग्स अकाउंट। तो है ना। अब जैसे सबसे पहले मैं चालू करता हूं, रोकड़ अगर व्यापारी के द्वारा व्यापार में लाई जाती है या अन्य कोई संपत्ति जैसे फर्नीचर लाया जाता है या बिल्डिंग लाई जाती है या मशीन लाई जाती है, तो ये संपत्तियां जब भी व्यापार में लाई जाएगी तो इसमें खास ध्यान क्या रखना है कि व्यापारी के द्वारा संपत्तियां व्यापार में आ रही है, तो हम इसको कैपिटल ही मानेंगे। तो व्यापारी का खाता जो होगा, व्यापारी इन सबको क्या है, देने की स्थिति में दे रहा है और देने वाले को हमें व्यापारी पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्या करना है, क्रेडिट। तो जब जब भी ये चीजें आएगी और ये रोकड़ या संपत्तियां जो है उस पर रियल अकाउंट का हम नियम लगाते हैं। रियल अकाउंट में है कि व्यवसाय में अगर संपत्तियां आती है तो डेबिट कीजिए और जाती है तो क्रेडिट कीजिए। तो जब भी संपत्तियां आएगी, रोकड़ आएगी, तो कैश आती है तो कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे। अगर अन्य संपत्ति आदि फर्नीचर आता है व्यापार में, व्यापारी के द्वारा लाया जाता है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। बिल्डिंग लाई जाती है, बिल्डिंग डेबिट टू कैपिटल होगा। ये हो गया व्यापार में व्यापारी के द्वारा लाया जाना। इसका अपोजिट समझ सकते हैं कि व्यापारी यही चीजें घर ले जाता है, कभी वो कैश व्यापार से निकाल के घर ले जाता है। तो अब इसमें है ना कैपिटल का उपयोग नहीं करना है। अब क्या हो रहा है कि व्यापार से कुछ चीजें व्यापारी के घर जा रही है, तो उसके लिए ड्राइंग अकाउंट का उपयोग होता है। तो इसमें ड्राइंग का नाम आएगा। अगर व्यापारी नगद पैसा निकाल के ले जाता है तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वो पाने की स्थिति में, व्यापारी पा रहा है पैसे, तो कैश पा रहा है तो उसको पाने वाले को डेबिट करेंगे, ड्राइंग डेबिट। और कैश जा रही है, रियल असेट्स,
तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर व्यापारी फर्नीचर लेके चले जाता है व्यापार से, तो फर्नीचर का जाना हो रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे, और वो पाने वाला है व्यापारी उस संपत्ति को, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट है ना। तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट किया जाता है और कैपिटल हमेशा क्रेडिट किया जाता है। ये हुआ अपना पहला पॉइंट। हाँ, दूसरा है निजी व्ययों का भुगतान। कभी कभी व्यापार की तिजोरी से वैसे बहुत सारे खर्चे भुगतान किए जाते हैं। तो खर्चे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक निजी व्यय व्यापारी के और एक व्यापार के व्यय। तो जब जब भी खर्चों का भुगतान होगा, एक बात बिल्कुल पक्की है कि व्यापार से कैश का जाना होगा। जब जब भी कोई खर्चा चुकाया जाएगा तो कैश का जाना होगा, कैश नाम की संपत्ति जाएगी, है ना। कैश क्या है अपनी, अभी मैंने समझाया रियल अकाउंट। कैश का जाना होगा तो कैश को तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, परंतु अब हमें प्रश्न उत्पन्न होता है कि डेबिट किसे करें। अगर वह निजी व्यय होता है तो निजी व्यय में यानी पर्सनल व्यक्ति का हो गया, तो सब निजी व्यक्ति के लिए, निजी कामों के लिए ड्राइंग्स अकाउंट को इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमें ये एंट्री करना पड़ेगी जब भी निजी व्ययों का भुगतान होगा। अगर निजी व्ययों के जगह अगर पर्सनल व्यय मतलब ये बिजनेस के खर्चे होते हैं तो फिर हम उस खर्चे का नाम लिखते हैं। तो बिजनेस के एक्सपेंसेस अगर चुकाए जाते हैं 10,000 रुपए नगद व्यवसाय, तो हम बोलते हैं एक्सपेंसेस को डेबिट कर दीजिए, कि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, और कैश का जाना हो रहा तो कैश को क्रेडिट कर देते हैं। तो निजी व्ययों का भुगतान जब भी होगा तो हमें ड्राइंग से लेना है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल्स हम और क्लियर करते हैं कि व्यवसाय से 10,000 रुपए यात्रा व्यय के खर्च हुए, और 10,000 रुपए यात्रा व्यय के खर्च हुए व्यवसाय से, और यात्रा व्यय जो हुआ है उसमें 5,000 पर्सनल है व्यापारी का, और 5,000 बिजनेस के काम से यात्रा हुई थी। तो 10,000 का खर्चा हमारा पेमेंट हुआ है। तो 10,000 रुपया हमारा कैश गया, तो कैश को तो हम कर देंगे, जाने वाली संपत्ति है ये कैश, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब जो 10,000 रुपए है उसमें 5,000 के 2 टुकड़े जो बिजनेस का खर्चा है उसके लिए खर्चे का नाम लिखना पड़ता है कि हमने नॉमिनल अकाउंट में सभी खर्चों को हम डेबिट करेंगे। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये 5,000 बिजनेस के खर्चे की एंट्री हो जाएगी, परंतु पर्सनल वाली जब बात आएगी तो उसको फिर ड्राइंग से ही लेना पड़ेगा, तो वहां ड्राइंग डेबिट टू कैश हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से निजी व्ययों में ऐसा होता है कि व्यवसाय से कैश का भुगतान इसलिए हो रहा है कि कुछ उपहार खरीद कर भुगतान दिए गए। अगर व्यापारी बहुत सारे उपहार खरीदता है और वो उपहार, जैसे मान लो कि 50,000 के उपहार खरीदे जाते हैं, जिसमें कुछ उपहार कर्मचारियों को दिए जाते हैं और कुछ उपहार वो अपने रिश्तेदारों को देता है व्यापारी। 10,000 के उपहारों में अगर 30,000 के उपहार व्यापार के कर्मचारियों को दिए जाते हैं तो ये बिजनेस का खर्चा हुआ। तो बिजनेस के खर्चे का खाता हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो है ना, तो गिफ्ट एंड प्रेजेंट का अकाउंट डेबिट कर दें और कैश को क्रेडिट कर दें 30,000 से। और 20,000 रुपए के उपहार खरीद कर अगर उसने अपने पत्नी को दिए, अपने बच्चों को दिए, किसी रिश्तेदार को दिए, तो ये उसका निजी व्यवहार हो गया। तो निजी व्यवहार जब जब भी होगा ड्राइंग्स अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैश तो हमारे पास से जा ही रहा है बिजनेस से, तो कैश तो क्रेडिट होगा ही, फिर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ड्राइंग डेबिट टू कैश, जब वो उपहारों का भुगतान किसको करता है, वो उपहार किसको दे रहा है, वो अपने पर्सनल होते हैं। हाँ, एक बात और मैं समझाना चाहता हूं कि यदि व्यापारी के द्वारा आयकर चुकाया जाता है तो आयकर को भी निजी व्यय माना जाता है, क्योंकि आयकर जो है वो व्यापारी केवल एक बिजनेस की इनकम पर नहीं चुकाता, उसकी अदर इनकम भी बहुत सारी हो सकती पर्सनल। कुल मिलाकर व्यापारी का एक असेसमेंट होता है। तो आयकर को इसमें एकाकी व्यापार और फर्म में निजी खर्चा माना गया है। तो कभी अगर आपको एंट्री बनती है कि 10,000 रुपया आयकर व्यापारी के द्वारा 10,000 आयकर का भुगतान किया गया, तो आप एंट्री करेंगे। तो अगर आप इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं तो आप एंट्री गलत कर रहे हैं, क्योंकि आयकर को निजी व्यय में शामिल किया जाता है। तो हमें यहां भी वही एंट्री करना पड़ेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश। अगर आयकर का भुगतान होता है तो भी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना पड़ेगी। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे तो गलत एंट्री। कंपनियों में ये एंट्री की जा सकती है, फर्म में और एकाकी व्यापार में इनकम टैक्स को निजी व्यय माना जाता है, व्यवसाय का खर्चा नहीं माना जाता। इस हिसाब से निजी व्ययों के बारे में बात हो गई हमारी। अगली बात, वर्ष के अंत में भी है ना कुछ लेन देन होते हैं, मतलब ये एडजस्टमेंट होते हैं। एक तो पूंजी पर ब्याज की बात आती है, आहरण पर ब्याज की बात आती है, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की बात आती है।
ये भी सब लेन देन है ना स्वामी के व्यापार से माने जाते हैं। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को लें। व्यापारी जो भी बिजनेस में देता है उसे हम कैपिटल मान रहे हैं। यानी व्यापारी ने जो भी दिया वो एक प्रकार से व्यापार ने व्यापारी से उधार लिया। जो नगद लगाएगा कुछ भी देगा वो उधार लिया माना जाता है। और अगर उस उधारी पर ब्याज वाली बात है तो उसको कहा जाता है कि अब वो है ना पूंजी पर ब्याज की गणना होगी। अब थोड़ा सा ये देखना है कि दोनों को अपन अलग अलग मानते हैं। तो अगर हम बाहर से उधार लें तो बाहर से उधार लेंगे तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा, तो वो ब्याज हमारा क्या होगा? खर्चा। तो ये एक ध्यान रखना है कि पूंजी पर ब्याज एक खर्च माना जाता है व्यवसाय का। तो अगर हमें इसकी एंट्री करना पड़ी कि पूंजी पर ब्याज की एंट्री कीजिए, तो ये ध्यान रखना है कि पूंजी पर ब्याज व्यापार के द्वारा व्यापारी को चुकाया कभी भी नहीं जाता। बस देना है व्यापारी को तो व्यापारी की पूंजी को बढ़ा दिया जाता है, व्यापारी की पूंजी को बढ़ा जाता है। तो एंट्री करने में हम है ना दो खातों का इस्तेमाल करते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। सोचना हमें यह पड़ता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यवसाय के लिए खर्चा है या इनकम। तो जैसे मैंने अभी बताया कि कैपिटल एक लायबिलिटी है, जो भी बिजनेसमैन ने दिया है वो एक लायबिलिटी, और उस पर जो खर्चा ब्याज चुकाना है वो हमारे लिए खर्च माना जाता है। तो खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया जाता है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है पूंजी पर ब्याज की। आहरण का ब्याज, हाँ अब थोड़ा सा ध्यान दें। आहरण पहले होगा और फिर उस पर ब्याज की गणना होगी। जैसे मैंने बताया था कि व्यापारी जो भी व्यापार में देगा उसे कैपिटल मानना है, और कैपिटल अकाउंट एक क्या खाता है? लायबिलिटी, क्योंकि व्यापार ने व्यापारी से ये उधार लिया ऐसा माना जाता है। परंतु यदि व्यापारी व्यापार से कुछ ले जाता है तो वह आहरण कहलाता है, ड्राइंग्स। और ये ड्राइंग व्यापार के लिए संपत्ति का खाता है। का ध्यान रखना है कि ड्राइंग्स जो है वो असेट्स का अकाउंट है, संपत्ति खाता। व्यापार के लिए ड्राइंग्स क्या है? एक असेट्स अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट। तो ड्राइंग्स का अकाउंट, अगर व्यापारी व्यापार से 1,00,000 रुपए निकालता है तो 1,00,000 रुपए का ड्राइंग किया और उस पर 5% से अगर ब्याज लगाना है 5,000 का ब्याज, तो आहरण का ब्याज व्यापार के लिए एक आमदनी है। अगर व्यापारी ने निकाला है, व्यापार ने व्यापारी को दिया, तो ये एक प्रकार की संपत्ति है ड्राइंग्स। तो संपत्ति पे ब्याज की गणना जो होगी वो क्या होगा? इनकम। तो आहरण का ब्याज जो है वो एक इनकम माना जाता है। हाँ, अब हमारा नियम लगा है कि इनकम के लिए ये नॉमिनल अकाउंट के नियम है कि खर्चे और हानियों को तो हम डेबिट करते हैं और आय और लाभ को क्रेडिट करते हैं। ये आय, आहरण का ब्याज आय है व्यापार के लिए, आय को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे ड्राइंग्स को। तो आहरण के ब्याज की एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ, अब आता है शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की प्रविष्टि। जब बिजनेस में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो अंतिम लाभ निकलता है वह लाभ का अधिकारी व्यवसाय का स्वामी ही होता है। तो ये लाभ उसके स्वामी को मिलना चाहिए। तो हम ये शुद्ध लाभ, जैसे आप बैलेंस शीट भी बनाते ही होंगे, ये शुद्ध लाभ को हम ले जाकर कैपिटल में जोड़ देते हैं, क्योंकि ये लाभ है उससे उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं। व्यापारी ही इस लाभ का हकदार है। तो हमें यहाँ पे शुद्ध लाभ की जब एंट्री करना है, उसकी पूंजी को बढ़ाना है। तो पूंजी को बढ़ाना है तो कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट करते हैं हम। हाँ, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम जब फाइनल अकाउंट भी बनाएं तो हमें हमेशा है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू एनपी लिखने के बजाय टू कैपिटल अकाउंट लिखना चाहिए, में एनपी लिखना चाहिए। ये नेट प्रॉफिट की प्रविष्टि भी कहलाती है। नेट प्रॉफिट की प्रविष्टि क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट की प्रविष्टि है। अगर लॉस हो जाता है तब उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और हानियां, जैसे आपको मालूम है कि हानियां लॉस है तो इसको नुकसान सब डेबिट होते हैं। तो अब है ना, कैपिटल को अगर बढ़ाना है तो कैपिटल हम क्रेडिट करते हैं। हाँ, और हानि है तो हानि से उसकी पूंजी कम हो जाएगी तो हम कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस हिसाब से एंट्री होती है। तो ये स्वामी के व्यवहार हमने समझे। हाँ, अब आगे हम समझने जा रहे हैं माल संबंधी व्यवहार। कि बिजनेस में माल के बहुत सारे व्यवहार होते हैं, माल का आना, माल का जाना। इनको थोड़ा ध्यान से समझ ले ताकि एडजस्टमेंट भी बहुत सारे करने में आपको काफी सुविधा मिलेगी। तो सबसे पहले इसमें मैं समझा रहा हूं माल का आना, है ना। अगर जब हम देखें तो माल आने के 4 कारण होते हैं।
व्यवसाय में माल आने के 4 कारण होते हैं जो मैंने यहाँ बताए हैं। व्यापारी द्वारा माल लाना, ऐसा माल जब व्यापारी माल लगाता है व्यापार में, जैसे केश लाता है, संपत्ति लाता है, कभी माल ही ले आए, तो ऐसा माना जाता है कि व्यापारी से व्यापार ने माल खरीदा। हाँ, दूसरा, हम माल व्यापार में नगद या उधार खरीद सकते हैं, इससे भी माल का आना होगा, है ना। अगर हमें हमारी दुकान है और हमको कोई फ्री सैंपल ही दे जाता है तो माल मुफ्त नमूने में भी प्राप्त हो सकता है। और कभी हमने जो माल बेचा है वो वापस आ जाए तो बेचा हुआ माल वापस आना, ये भी माल का आना है। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान रखें, ये माल संबंधी व्यवहारों में एंट्री राइट करने के लिए क्या तरीका अपनाएं। माल जो है वो एक संपत्ति होता है, और संपत्ति मतलब उस पर रियल अकाउंट का नियम लगेंगे। तो रियल अकाउंट में आने वाले को हम डेबिट करते हैं और जाने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। तो जब भी माल का आना होगा तो हमें खाता आने वाले को डेबिट है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, ये पहले वाले जो 3 व्यवहार है, इसमें माल जो आ रहा, व्यापारी द्वारा माल लाना, व्यापारी जब बिजनेस में माल लगाएगा तो ऐसा मान के चलते हैं कि व्यापारी से खरीदा है व्यापार ने, तो हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, और चूंकि व्यापारी का खाता कैपिटल या ड्राइंग होता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। व्यापारी माल दे रहा है तो पहली एंट्री हो जाएगी। हाँ, माल अगर हम नगद खरीदते हैं या उधार खरीदते हैं, तो नगद खरीदते हैं तो माल का आना हो रहा है, तो माल आने के लिए आपको परचेजेस अकाउंट फिर डेबिट करना, आने वाले को डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कर देंगे, और कैश का जाना होगा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। हाँ, अगर उधार खरीदते हैं तो माल आ रहा है चूंकि, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट, और उधार खरीदते तो जिससे खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, उसका नाम लिख देंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा जो देने वाला व्यक्ति है। माल मुफ्त नमूने में अगर प्राप्त हो तो अब इसकी इंट्रेस्ट सोचते हैं क्या होना चाहिए, तो भी हम ऐसा मानते हैं हमें जो भी माल आ रहा है, ये ऊपर के 3 आइटम से परचेज अकाउंट के थ्रू ही इनको खोलना है। परचेजेस अकाउंट यहां भी डेबिट होगा, और माल चूंकि फ्री नमूने में मिल रहा है, यानी इसको हमको पेमेंट नहीं करना है, तो एक खाता खोलना पड़ेगा, फ्री सैंपल रिसीव्ड अकाउंट। जब करो चलो, हाँ, तो ये माल का आने के 4 पॉइंट हुए हमारे। माल व्यापारी लाता है तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट। माल नगद खरीदते हैं, परचेजेस डेबिट टू कैश। माल उधार खरीदते हैं, परचेज